है ट्रेंड्स इन M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या ये E0 M2+/M की बात कर रहा? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो सर। आया तो हाँ, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, बिना टेंशन बोलो नो सर कोई नहीं आया। अगर मैं इससे अलग जाऊँ, क्या ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात है? और अगर मैं ये जाऊँ तो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात है। M3+ आयन एक इलेक्ट्रॉन खा के M2+ बन रहा है तो रिडक्शन ही। M3+ आयन 3 इलेक्ट्रॉन खा के M बन रहा है तो रिडक्शन ही। M2+ 2 इलेक्ट्रॉन खा के M बन रहा है तो रिडक्शन ही। जल्दी जल्दी बोलो। अब इनफैक्ट इस कहानी को कराने के लिए एक कहानी थी कि चाहे तो मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, इलेक्ट्रोड पर चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, रिपोर्ट उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही करता है। तो मैंने अभी पिछले 2 दिन जब चैप्टर शुरू किया था तब भी बात की थी, फिर से भी बोल रहा हूँ। E0 वैल्यूज़ इन जनरल जब हम ऐसे लिखते थे तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते थे नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। नेगेटिव वाले जो होते थे ये कौन होते थे? रिएक्टिव मेटल्स। और पॉजिटिव वाले जो होते थे वो लेस रिएक्टिव मेटल्स। यानी जिस मेटल की E0 वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतना रिएक्टिव मेटल होगा। रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या होता है? इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इजीली ऑक्सीडाइज होगा। तो अब जिन्हें भी याद है ठीक है, जिन्हें ये नहीं याद है अपनी कॉपी पे लिख लो। स्मॉलर द E0 वैल्यू, easier is the oxidation. और बेटर इज द रिड्यूसिंग एजेंट या नहीं? जिसका ऑक्सीडेशन हो वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस बात पे बार बार ध्यान रखना। अब बेटर इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मेटल जब ऑक्सीडाइज होता होगा यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे तो पहले तो सॉलिड मेटल को गैसियस मेटल तक लाना पड़ता होगा। इसके लिए डेल्टा H या कह दो डेल्टा सब H देनी पड़ती होगी। क्या देनी पड़ती होगी? यानी एंडो होगी, यानी प्लस में होगी। फिर ये M गैसियस इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उस हिसाब से होगा डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 प्लस डेल्टा IHN या नहीं? जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एक छोड़ेगा तो बस ये होगा, 2 छोड़ेगा तो ये भी देनी पड़ेगी, ये भी देनी पड़ेगी। ये सब किस में होगी? पॉजिटिव में, क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना, उससे इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं। फिर ये जो Mn+ गैसियस यहाँ बना ये पानी से दोस्ती करेगा और क्या बनाएगा? क्योंकि रिएक्शन एक्वस मीडियम में तो हो रही होंगी। ये होगा डेल्टा हाइड्रेशन H और ये किस में होगा? नेगेटिव में। अब देखो 2 काम खर्चे के हैं, 2 काम खर्चे के हैं और 1 कमाई का है बस। तो भी मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं, आपको पता है रिएक्टिव मेटल्स और स्पेशली देते हैं। यानी उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा होगी कि ये सब चीज़ों को कंपनसेट कर देती होगी। आया क्या कुछ?
अब देखिए बेईमानियाँ शुरू होती हैं, और मेरा ई नॉट के ऊपर जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे तो इस चैप्टर का और मतलब चाहे तो डी ब्लॉक का और चाहे एफ ब्लॉक का, वो शायद ही रेयरली कभी गलत होता है। अगर मैं 3 बेईमानियाँ ध्यान रख लूँ, एक तो ये जिसकी जीरो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतना ईजिली ऑक्सीडाइज होगा, उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमने ये बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी चमका चमका के लिखी थी। स्मॉलर द जीरो वैल्यू ईजियर इज इट्स ऑक्सीडेशन, मोर रिएक्टिव इज द मेटल, या बेटर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा हमने ये भी कहा था क्या, जो ये ऊपर वाले मेटल्स होते हैं ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एसिड में से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। 10th क्लास Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल हुई? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक, हाइड्रोजन ऊपर है जिंक, और ऊपर है जिंक का मतलब जिंक की जीरो वैल्यू नेगेटिव है। और अगर मैं आपसे कहूँ कॉपर प्लस H2SO4 डाइल्यूट लेयर है, तो वहाँ क्या कहते थे? नो रिएक्शन। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन नीचे है। या दूसरी तरह बोल दूँ उसकी ई जीरो वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब इसकी जीरो वैल्यू पॉजिटिव है का क्या मतलब है? यानी इलेक्ट्रॉन देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, यानी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, यानी उसका डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 ये जो टोटल खर्चा होगा +2 तक ही होगा ना, प्लस कॉपर के +2 कॉपर के केस में। तो अगर मैं +2 तक आ रहा हूँ, वो बढ़िया से कंपनसेट नहीं होता उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से, या नहीं? तभी तो उसकी जीरो वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, तभी तो वो कह रहे हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा, यानी ये कंपनसेट नहीं हो रहा बढ़िया से। बोलो बात बन गई क्या? एक बेईमानी, दूसरी बेईमानी। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किसी का भी E0 इन तीनों में से कोई सा छपा होगा, ठीक है? कोई भी जीरो वैल्यू छपी होगी, ये वाली या ये वाली या ये वाली, और पूछ रहा होगा कि बताओ ये इतनी हाई क्यों है, या पूछ रहा होगा बताओ ये इतनी लो क्यों है, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन के साथ थ्योरी के पेपर की बात अगर करें स्पेशली, तो उसमें उस मेटल का एटॉमिक नंबर भी साथ में छपा आया, गिवन डेट Z इज इक्वल टू दिस। Z एटॉमिक नंबर होता है। तो एक तो नंबर 2 की कहानी याद रख लो कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट पक्का है कि किसी क्वेश्चन में, रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ उस मेटल का, तो इसका मतलब आंसर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है अगर, तो इसका मतलब आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्यों दे रहा? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्यों है, क्या है? अगर वो हाफ फिल्ड या तो Mn+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और M का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। पक्का वहाँ कुछ एबनॉर्मलिटी आ रही होगी। एबनॉर्मलिटी क्या आ रही होगी? या तो ये हाफ फिल्ड होगा, या ये हाफ फिल्ड होगा, या ये फुल फिल्ड होगा, या ये फुल्ली फिल्ड होगा। तो उस हाफ फिल्ड फुल फिल्ड होने में से, इन दोनों में से किसी भी एक के इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? सोच के देखो क्यों, अगर खाली रटने में नहीं जा रहा तो। अगर वो पहले से ही M की हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, तो फिर तो वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा होगा, और इसलिए उसकी जीरो वैल्यू लार्ज होगी, लेस रिएक्टिव वालों की लार्ज होती है, या नहीं? वैल्यू तो लार्ज होती है। और अगर पहले तो हाफ फील्ड फुल फील्ड नहीं है, लेकिन बाद में हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, यानी वो हाफ फील्ड फुल फील्ड बनने के लालच में इलेक्ट्रॉन ईजिली देना चाह रहा होगा, और जब ईजिली देना चाह रहा होगा तो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, यानी जीरो वैल्यू एबनॉर्मली छोटी होगी। बोलो।
तो छोटी बड़ी नहीं भी समझ में आया। ये तो समझ में आया कि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इसका भी लिख लो। अगर दोनों में से कोई भी हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है तो क्या कह दो कि देखो ये Mn2 प्लस, मान लो ये हाफ फिल्ड आया, ये नहीं है, तो आपको Mn2 प्लस हाफ फिल्ड है या Mn प्लस हाफ फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड नहीं है, इसलिए एबनॉर्मल वैल्यू है। उल्टा आया, ये हाफ फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड नहीं है, देखो M हाफ फिल्ड है लेकिन Mn प्लस हाफ फिल्ड नहीं है, इसलिए एबनॉर्मल है। लो हाई वाली बात भी खा जाओ, आपको थ्योरी के पेपर में से नंबर देने ही पड़ेंगे, 1 मार्क्स में तो होगी रीजनिंग सिर्फ। उस क्वेश्चन में बोला हाई है तो इसलिए हाई है जी, लो है तो क्वेश्चन में बोला हाँ इसलिए लो है जी, और बाकी मैंने आपको डेप्थ भी बता दी कब हाई होगी कब लो होगी। आया। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे फंसेगा कि ना तो ये हाफ फिल्ड हो रहा होगा, ना ये हाफ, इनमें से कोई ना तो हाफ फिल्ड हो रहा होगा ना फुल फिल्ड हो रहा होगा, फिर भी कह रहा होगा ये वैल्यू अब नॉर्मल है, तो फिर क्या करें? उस केस में क्या कर देंगे? ड्यू टू एबनॉर्मल डेल्टा हाइड्रेशन कि इस पर्टिकुलर आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी है, समझिए क्या? अब एबनॉर्मल में तो सच में तो आपके समझ आ गया, जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लार्जली नेगेटिव होगी वो तो हाईली रिएक्टिव होगा, यानी इजीली ऑक्सीडाइजेबल होगा, यानी इसकी जीरो वैल्यू स्मॉल होगी, और जिसकी हाई लेस नेगेटिव होगी यानी वो हाइड्रेट नहीं होना चाह रहा, तो उस केस में लेस रिएक्टिव होगा, इजी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। बोलो हाँ या नहीं? और मैं कहूँ बड़ी छोटी नहीं भी आ रहा समझ, तो एबनॉर्मल वर्ड तो सबसे बढ़िया है, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन है तो कॉन्फ़िगरेशन में जवाब मिल जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन ना मिले तो एबनॉर्मल हाइड्रेशन एंथैल्पी। बताइए आ गया नहीं? अब हाफ फिल्ड फुल फिल्ड में बहुत सारी बार मामला गड़बड़ हो रहा होगा, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड भी नहीं है, हाइड्रेशन भी नहीं कुछ कर आ रहा, तो ये इतने बदमाश हैं D5 D0 और D10 तो स्टेबल होंगे ही। D0 तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया होगा, D5 हाफ फिल्ड हो गया, D10 फुल फिल्ड हो गया, इसलिए स्टेबल हो गए। अब इनमें कई बार ये फंस जाएंगे, इन तीन के सिवा कुछ और किस्सा बन रहा होगा, तो पता क्या कर देगा, D3 और D6 को भी स्टेबल मान लेगा। ये तो प्योर बदमाशी शुरू हो गई। तो क्या कहेगा पता है, D3 नहीं लिखेगा, वो लिखेगा T2G3 T2G6। कुछ याद आ गया? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, T2G 3 रह जाता है, तो 3 ऐसे हो गए तो तीनों हाफ फिल्ड नहीं हो गया, और अगर तीनों ऐसे हो गए तो इसने बदमाशी करी, अपना दायरा बढ़ा दिया, अपना स्कोप बढ़ा दिया, D3 D6 को भी स्टेबल बनाने का क्या बहाना बना दिया कि जिसमें ना T2G3 रहा होगा इसमें T2G6 रहा होगा। सीख गए सारी बेईमानियाँ? दिमाग खुला रखना बस, या तो डायरेक्ट हाफ फिल फुल फिल्ड बन जाए, हाफ फिल फुल फिल्ड नहीं बनना तो T2G6 3 या T2G6 बन जाए किसी एक का, तो भी किस्सा हो जाएगा। और वो सब भी ना हो रहा हो तो एबनॉर्मल हाइड्रेशन एंथैल्पी लास्ट हथियार। अब कॉपर के केस में एक तो होता कॉपर प्लस, एक होता Cu2 प्लस। कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन 3D10 होता होगा, दिमाग लगाओ, और Cu2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन आखिर में 3D9 होता होगा, क्योंकि कॉपर का क्या होता है, तो जब कॉपर प्लस बना होगा तो ये वाला हट गया होगा और जब Cu2 प्लस बना होगा तो एक और हट गया होगा। अब इनमें ज़्यादा खुशहाल कौन? तो कॉपर के ज़्यादातर कंपाउंड्स में कॉपर की स्टेट +1 मिलनी चाहिए लेकिन ज़रा याद करके देखो, कॉपर के ज़्यादातर कंपाउंड्स में कॉपर की स्टेट 2+ है, तो ये भारी एबनॉर्मलिटी आ गई ऊपर वाले की दुनिया में या नहीं?
अगर कॉपर +1 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल मिला करता, ज़्यादातर कंपाउंड्स कॉपर प्लस वाले हुआ करते, फिर तो वो क्या कहला कि छुट्टी करता, होने ही थे। देखो इट इज़ हाफ फुल्ली फिल्ड, ये तो हाफ फुल्ली फिल्ड है भी नहीं, लेकिन अब फंस गया, फंस गया है नहीं। तो अब देखो इस पेपर परेशानी से बाहर कैसे लाते हैं, बेईमानी का रास्ता देखो। आप कहोगे जी वाकई ग्रेट है ये सोचने के तरीके इनके। कहेगा Cu+ से Cu2+ बनाते वक्त आपको ΔiH2 देनी पड़ेगी क्या? कॉपर +1 में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के तो Cu2+ बनेगा। तो ऐसा करने के लिए, छीना झपटी करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? लेकिन Cu+ का साइज बड़ा होगा या Cu2+ का साइज बड़ा होगा? मुझे ऐसे बोलना था किसका छोटा होगा। जब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज थोड़ा और छोटा हो जाएगा या नहीं? तो इसकी क्या होगी? बता दिया था या नहीं? जितना छोटा आयन होगा और जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के O को ज़्यादा बढ़िया अट्रैक्ट करेगा, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के O को, पता है ना, चार्ज इंटेंस हो गया एक तो, और साइज छोटा होने से चार्ज और इंटेंस हो गया। जल्दी जल्दी बोलो। तो अब मैं मैथ्स की भाषा में बोल रहा हूँ कि बात जल्दी समझ आ जाए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में मेरे 500 रुपये और लग गए, और अच्छे से करते हैं चलो। C से Cu+ आने में 300 रुपये लगे, और Cu+ ने जब पानी से दोस्ती कर ली तो उसने एनर्जी छोड़ी। अभी तो ये कैसा था, गैसियस। इसने एनर्जी छोड़ी हाइड्रेट होते वक्त, मान लीजिए इसने एनर्जी छोड़ी 1 मिनट के लिए -400। तो आप कहोगे ठीक है करवा दो, Cu से Cu+ बना दो, कितनी कमाई होगी हमारी? 100 की 300 हम पहले खर्च करेंगे, 400 हमारी कमाई हो जाएगी। किसी ने बोला Cu+ का Cu2+ बना दो, हमें पता चला कि ऐसा करने में 500 रुपये लगेंगे। तो आप कहोगे जी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना खर्चा हो जाएगा? 800। अब जब Cu2+, तो आप क्या कहोगे, मैं नहीं करता, 800 रुपये कौन खर्चे। तो क्या कह रहा कॉपर, एक बार मुझे Cu2+ बना तो दो। हमने कहा क्यों बना दें? कहते जब मैं Cu2+ बन के हाइड्रेट होऊंगा तो मैं एनर्जी छोड़ूंगा -900। कितना खर्चा हुआ? 800। मैं गलत बोल गया, 900 ना बोलूँ, 1900 कर दो। कितना खर्चा हुआ? 800। कमाई कितनी हुई? 1900। नेट कमाई इन दिस बिजनेस -1100। नेट कमाई 1100 या नहीं? और इन दिस बिजनेस नेट कमाई तो ज़्यादा लगा के ज़्यादा कमाया, कम लगा के कम कमाया। तो अब ये किस में इंटरेस्टेड रहेगा, Cu+ बनने में या Cu2+ बनने में? इसलिए मोर हैवीली हाइड्रेटेड। हैवीली हाइड्रेटेड समझ आया? बोलिए। इतना हैवीली हाइड्रेटेड कंपनसेट्स मोर देन ΔiH2। ΔiH2 के नाम पे जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था वो सारा तो वापस मिल ही गया, उससे भी बहुत 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 ज़्यादा मिल गया है नहीं? तो इसलिए कॉपर +1 के बजाय +2 स्टेट में ज़्यादा खुश है। बोलिए।
आवाज़ तो निकाल लो। नहीं आया तो बोलो दोबारा नहीं आया, हाँ या ना कोई तो आवाज़ निकालो कि भाई हाँ ये नहीं आया सर। अब देखो कैसे मक्खन की तरह से आज का लेक्चर जाता है। ये तो E0 वैल्यूज़ है, ये मेटल के नाम है या कौन के एटॉमिक नंबर है। टेबल वेबल में हमें तो अब नॉर्मल से ऐसे कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ अब हाई हो गया, यहाँ बहुत ही हाई हो गया कॉपर का, नहीं क्या? हाँ याद है हमें, कॉपर की E0 वैल्यू तो प्लस में थी इसलिए हाई हो गई, और बाकियों की में कुछ की प्लस में है, देखो ये है ना 0। ज़्यादा कुछ की क्या, सबकी नेगेटिव में ही है बाकियों की, कॉपर के सिवा जितने इसने इसमें लिए। तो देखिए क्या बन गया, द यूनिक बिहेवियर ऑफ हैविंग E0 वैल्यू अकाउंट्स फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो हमने पढ़ लिया कॉपर की E0 वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए वो हाइड्रोजन लिबरेट आ गया। अब क्या हमने पीछे कॉपर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से पढ़ी थी, CuNO3, जब वहाँ पे डाइल्यूट कॉन्ग से करा था, एक बार N2 और एक बार NO2। तो आपको होगी जी कॉपर H2SO4 से ठीक है नहीं करा, लेकिन HNO3 से करेंगे तो हो जाएगा Cu प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस, प्लस H2 निकला था क्या वहाँ? नहीं निकला था ना H2O निकला था और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला था। तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती तो कौन निकलता, हाइड्रोजन गैस। तो डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ? तो फिर से वही जवाब कि कॉपर की E0 वैल्यू तो पॉजिटिव थी, वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इट वाज नॉट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट वाज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट वाज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एसिड, हॉट कॉन्ग, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर, एसिड रिड्यूस हो जाता है और मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब क्यों है कॉपर की E0 वैल्यू पॉजिटिव? तो द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर सॉलिड टू कॉपर 2 प्लस, यहाँ पे सही मायने में मेरे हिसाब से गैस लिखना चाहिए था इसे, कि Cu सॉलिड से Cu2 प्लस गैस तक जाने तक जो एनर्जी खर्च होगी इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी। समझा दिया अभी या नहीं? बताइए बात बन गई क्या? बने बोलो भाई जल्दी, यस और नो, नहीं आई तो मैं दोबारा समझाऊं ना। अब एग्जाम्पल 8.4 देखो, आंसर पे हाथ रख के, आंसर पे हाथ जरूर रख लेना। हाँ जी बोलिए मैडम। मैडम अगर बैलेंस, मैडम अगर अभी मैं Cu प्लस से Cu2 प्लस नहीं कह रहा, अभी मैं Cu से Cu2 प्लस कह रहा हूँ, Cu से Cu2 प्लस। तो Cu से Cu2 प्लस तो बनना नहीं चाह रहा, क्यों? Cu से Cu2 प्लस बनना नहीं चाह रहा इसलिए तो उसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव है। आप कंफ्यूज हो गए, आप मिक्स कर गए किसमें, कि अगर Cu प्लस बन ही चुका है, अगर Cu प्लस बन ही चुका है तो फिर वो Cu प्लस बन के खुश नहीं है, फिर वो क्या कह रहा है, मैं तो Cu2 प्लस तक जाऊंगा। समझ गया मैडम? पॉइंट बढ़िया पकड़ लिया आपने, लेकिन ये बात कब करनी है, जब Cu प्लस से Cu2 प्लस कंपेयर करना है। फिलहाल हम Cu प्लस और Cu2 प्लस में लड़ाई नहीं करा रहे, फिलहाल हम लड़ाई करा रहे कि Cu2 प्लस बनना क्यों नहीं चाह रहा। डन? क्योंकि अभी जब हमें ये करना है, मेरी वैल्यूज जो है वो इस हिसाब से हो गई कि हम मार खा गए। मुझे ऐसे समझाना था कि ये 300 है और ये
900 है तो ये मेरे को कितनी एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा? नहीं, यहाँ से यहाँ आने के लिए। और एनर्जी मुझे कितनी मिल गई? मान लो 900 के बजाय भी मैं इसे -1100 अगर करूँ तो ये क्या कह रहा? देखो, CU से CU प्लस बनने पर आपने 300 रुपये और खर्च कर दिए। अब CU प्लस से CU2 प्लस बना दो, 500 और खर्च कर दो बस। हमने कहा क्यों? कि जी 500 और खर्च कर दोगे तो आपको तो नेट कितने की कमाई हो जाएगी? इस स्टेप में फर्दर देखो, $600 की। और अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तो सिर्फ कितनी कमाई होगी? 100। समझ गए? तो आप 300 तो खर्च कर चुके थे, उसके बाद आप CU प्लस से CU प्लस एक्वस बना रहे तो आपकी 100 की कमाई हो रही। तो CU प्लस क्या कह रहा? 500 और खर्च कर दो, 500 और खर्च कर दो तो मैं आपकी 100 के बजाय समझे। और नेट भी कितनी हो गई अब? 800 और इधर 1100, नेट भी कितनी हो गई? 300। और इसमें नेट कितनी? समझे? जब CU से CU2 प्लस बन गया, CU से CU2 प्लस एक्वस तक आए तो वो क्या कह रहा कि कमाई कुछ खास नहीं है। ये कब से किससे कंपेयर कर रहे? और मेटल्स, जिंक वगैरह 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 से। उनमें पता चला 3000 कमाई हो रही, 4000 कमा रही, 5000 कमाई हो रही CU से M से M2 प्लस तक जाने में। तो हम क्या कहेंगे भाई, इसमें तो कमाई सबसे कम होती है। नेट कितनी? 300। जिंक का Zn से Zn2 प्लस बनाओ तो नेट कमाई 3000। Mn का Mn से Mn2 प्लस बनाओ मान लो तो कमाई 1 मिनट के लिए 2000। तो आप क्या कहोगे? पहले जिंक और Mn का बिजनेस कर लो, कॉपर का छोड़ो। समझ गए? क्योंकि Zn से Zn2 प्लस बनाने में, Mn से Mn2 प्लस बनाने में तो हज़ारों में कमाइयाँ हो रही है, कॉपर से CU2 प्लस बनाने में सिर्फ कुछ 100 में कमाई हो रही है। बोलो भाई। और अगर CU से CU प्लस बना रहे तो 100 की कमाई हो रही सिर्फ, और CU से CU2 प्लस तक जा रहे तो कितने की कमाई हो रही? तो वो क्या कह रहा है? फिर तो चलो +1 ने बजाय +2 ही बना लो। दो चीज में फर्क सुन। हम यहां से यहां तक का कर रहे हैं मामला, यहां से नेट हम फिर ऐसे नहीं सोच रहे ना कि पहले हमने CU प्लस को हाइड्रेट करा, फिर हमने CU2 प्लस को हाइड्रेट करा। हमने तो पहले CU को CU2 प्लस तक लाए और फिर CU2 प्लस को हाइड्रेट करा। अगर हम यहाँ से इस रास्ते से आ रहे हैं तो फिर ये तो बीच में आएगा नहीं ना, CU प्लस नहीं हाइड्रेट होगा ना। पहले तो CU प्लस किस में बदलेगा? गैसियस में बदलेगा, उसके बाद हाइड्रेट होगा, बीच में हाइड्रेट नहीं कर देंगे। नहीं, ये नहीं मिलेगा ना फिर अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो। पहले गैसियस स्टेट में ही रहते रहते उसे गैसियस CU2 प्लस बनाओगे, पहले उसमें 500 और देने पड़ेंगे। तो ये तो स्टेप बीच में आया ही नहीं फिर, अगर आप इस रास्ते जा रहे हो तो। CU2 प्लस गैसियस बनने के बाद ही तो उसे पानी से दोस्ती कराओगे, बीच में पानी से दोस्ती थोड़ी करा दोगे। बोलो आया कि नहीं? जी मैडम, वो सिर्फ हम मार इसलिए खा गए ना, जो मेरी वैल्यूज़ है उनका सिलेक्शन ठीक नहीं रहा। इसे आप और कम कर लो, है ना, और
और कम कर लो। मान लीजिए इसमें कमाई जो है 5-10 रुपए की करवा दो, इसमें करवा दो 1 रुपए की, इसमें करा दो 2 रुपए की, ठीक है। तो फिर वो नेग्लिजिबल जैसा केस हो जाएगा ना, अगर आप ओवरऑल भी सोच रहे तो। CU से CU2 प्लस एक्वस बनता तो है ही ना, बस वो बात है। वो वैल्यूज़ तो मैंने इसलिए दी, हम वैल्यूज़ में ज़्यादा मैथमेटिक्स में खो गए, इसलिए वो मेरी वैल्यूज़ का सिलेक्शन ठीक नहीं रहा। अब देखो CR2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखो तो देखो 3D4 समझ आ रहा है क्या होगा, ये तो दे दिया अलग इसने। CR3+2 प्लस का भी 3D4 है और MN3 प्लस का भी 3D4 है, लेकिन कह रहा है ये रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग यानी खुद क्या होगा, यानी क्या बनेगा CR3 प्लस, और CR3 प्लस बनेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D3 हो जाएगा। बोलो, और ये ऑक्सीडाइजिंग है तो खुद क्या होगा, और जब ये रिड्यूस होगा तो क्या बन जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। मैं कुछ गलत कर गया हूँ, मैं यहाँ गलत कर गया क्या कुछ। ये ऑक्सीडाइजिंग है तो रिड्यूस होगा तो Mn2 प्लस बनेगा, हाँ ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन D5 हो जाएगा। अब वो कह रहा है ये रिड्यूसिंग है यानी ये CR3 प्लस बनने में इंटरेस्टेड है, जबकि होना क्या चाहिए था, दोनों को ही ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए था, दोनों को ही खुद रिड्यूस होना चाहिए था, जिससे दोनों का D5 स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। भाई कोई भी बंदा दुनिया में D4 है तो वो क्या चाह रहा होगा, काश मैं D5 हो जाऊं, और D5 होने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा यानी रिड्यूस होगा यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो तुझे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए और तुझे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन तू रिड्यूसिंग है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं, फंस गए बेचारे। तो क्या कह दिया कि ये CR3 प्लस बन के ना T2G3 हाफ फील्ड बन जाता है, समझ रहे हो, और ये Mn3 प्लस से Mn2 प्लस बन के D5 हाफ फील्ड बन जाता है। आ रहा है, हाँ जी, इसका T2G3 ज़्यादा स्टेबल है D5 से, और इसका D5 वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो फंस गए ना, मैंने आपको चाल सीलने से आई थी ना कि आप फुलफिल देखो, उससे नहीं हो रहा तो T2G3। तो ये इन्होंने कहानियाँ बना रखी हैं। चेंजेस टू D4 द लेटर हैविंग हाफ फिल T2G3 और द अदर हैंड चेंजेस टू दिस D5। तो जो हो रहा है उसके फेवर, जो कुल मिला के जो हो रहा है उसके फेवर में बजने लगते हैं, नहीं, जिसके लिए वो एक लोकोक्ति है, तेल की कचौरी में गवाही देना। तो ये तेल की कचौरी में गवाही देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले। जो हो रहा है बस उसके फेवर में पॉइंट ढूंढ के ले आओ ज़बरदस्ती, और ज़्यादा झकमक मारोगे। कहते यहाँ ना इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई हो रही होती है CR3 प्लस की, भाई फिर Mn3 प्लस की भी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, +3 है कि नहीं, वहाँ कुछ फैक्टर्स हो गए इस तरह के कि नहीं ऐसे ज़्यादा कुछ है, बेईमान। अब 8.4 क्वेश्चन देखो, पॉजिटिव है, बात हो गई अभी। तो क्या रीज़न, खर्चे के काम ज़्यादा थे, तो ये तो अधूरा बोला है, इसको लिखना चाहिए था ΔIH0, ΔIH1 और ΔIH2 ज़्यादा है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है। तो या तो नेट कमाई होती नहीं होगी, अगर होती होगी तो बहुत थोड़ी सी होती होगी। बोलिए रीजनिंग समझ आ गई या नहीं, अगर वो कहानियाँ समझी थी तो। अब यहाँ आइए, ये बहुत फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जीरो वैल्यूज दी हुई हैं। बढ़ी माइनस साइन के हिसाब से तो बढ़ी, और बढ़ी, अचानक घट गई, फिर बढ़ी, बढ़ी, घट गई फिर से, नहीं तो प्लस में तो बहुत ही बढ़ गई, और फिर ये घट गई। तो
कहने का मतलब ट्रेंड नहीं है ना कोई, ट्रेंड नहीं है ना कोई भाई। यही तो प्लॉट था। ये सबकी नेगेटिव थी, बस कॉपर की पॉजिटिव थी। और ये ट्रेंड भी कैसा, रेगुलर। तो अभी रेगुलर समझ गए कब कब होता होगा, जब जब बीच में कहीं, जब बीच में कहीं पहले या बाद में मेटल या एम का या M2+ का हाफ फील्ड या फुल फील्ड सीन बनता होगा, तो उन्हीं केस में अब नॉर्मल वैल्यूज हो जाती होंगी। तो द स्टेबिलिटी ऑफ, ये रीजनिंग है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल Mn2+ में वैल्यू अब नॉर्मल हुई होगी। एंड कंप्लीटली फिल्ड D10, जिंक में भी Zn2+ D10 फुल्ली हो गया होगा। तो इन दो में तो अब नॉर्मलिटीज ले आ गई, और बाकियों की किसी से समझ नहीं आई, तो बाकियों की क्यों कर दी। जैसे बोला E0 की हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाईएस्ट नेगेटिव, तो इसलिए निकल की इसलिए वैल्यू अब नॉर्मल हो गई। तो पहला राज किसमें, कॉन्फ़िगरेशन में, और वहाँ से बात काबू में ना आए तो क्या, बिकॉज ऑफ इट्स एबनॉर्मल हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इनमें जिसका किस्सा कॉन्फ़िगरेशन के कंट्रोल में आ रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन से समझा देगा, और जिसका नहीं आ रहा होगा बिकॉज ऑफ इट्स एबनॉर्मल हाइड्रेशन एंथैल्पी। बोलो हाँ या नहीं। अब ये आ गया कौन, अब किस किस में लड़ाई देखेंगे, M3+ का और M2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। यहाँ तो किसका लिखते थे, M का और M2+ का, यहाँ लिखेंगे M3+ का और M2+ का। ये हाफ फील्ड या ये हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड या ये फुल फील्ड, तो क्या कह देंगे, इसलिए इसकी जीरो वैल्यू, बोल दो इसलिए इसकी जीरो वैल्यू अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल में उसने कुछ हाई सुनाई तो हम भी हाई कह देंगे, उसने लो सुनाई तो हम भी लो कह देंगे, पैसे थोड़ी लग रहे। जो चीज़ आसान है उसमें तुम क्यों अटक जाते हो। हमें क्या लेना गहराई में जाके, और गहराई में भी ले तो गया तुम्हें पूरा अंदर तक। अब कह रहा है E0 वैल्यू लो है किसकी, स्कैंडियम की, तो आपको पढ़ा दिया था ना, स्कैंडियम 3+ का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो जाता था। मिल गया जवाब। अब हाईएस्ट है Zn में, क्यों, इसका मतलब Zn में कुछ गड़बड़ हुई होगी, तो Zn2+ का D10 नहीं होता था, तो ये तो 2+ में ही खुश रहेगा, 3+ बनना ही नहीं चाहेगा। और स्कैंडियम +2 नहीं रहने का, वो क्या कहेगा, मुझे फौरन स्कैंडियम +3 बनाओ। तो ये बनाना चाह रहा तो इसकी जीरो वैल्यू छोटी हो गई। जो बनना चाह रहा होता, जो जितना ऑक्सीडाइज होना चाह रहा होता, उसकी इजीली वी जीरो वैल्यू इतनी छोटी होती है नहीं। तो अब Zn2+ से Zn3+ बनना नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि इधर ही स्टेबल हो गया। और जब ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा है, इसका मतलब इसकी जीरो वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी, बड़ी होगी। और ये +2 से +3 बनना चाह रहा, तो इसकी जीरो वैल्यू आ गया अब भी या नहीं आया। अब Mn2+ D5 होता है, और Mn3+ D4 होगा, तो ये तो स्टेबल होगा, तो ये D++3 बनना पसंद, तो इसकी भी वैल्यू कैसी होगी, और इसकी जीरो लो होगी। बोलिए हाँ या नहीं, तो देख लो फिर से। रीजनिंग के साथ जाना हो रीजनिंग में जाओ, ऊपर ऊपर तैरना ऊपर जाओ, ऊपर तैरो। नहीं सिखा दिया शुरू में, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कोई भी उनमें से एक हाफ फील्ड या फुल फील्ड बन रहा, तो इसलिए उसकी जीरो वैल्यू अब नॉर्मल होगी। अब नॉर्मल में मैंने लो और हाई की टर्म्स में भी समझा दिया आपको, कब लो होगी और कब हाई होगी। बोलिए। अब लो Fe के केस में लो हो गई होगी, क्योंकि वहाँ वो Fe3+ बनना चाह रहा होगा, Fe3+ क्यों बनना चाह रहा होगा, क्योंकि Fe3+ में D5 हो गया। अब यहाँ फंस गया, कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ E0, यानी वो भी लो, तो क्या चेक कर रहा होगा, यहाँ पे T2G3 हाफ फिल्ड कर दिया, फंस गया ना। D5 D10 से किस्सा नहीं आ रहा, तो किससे, T3 वाले किससे कोई कर दिया होगा फिट। बोलिए आया या नहीं। कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है। पिछले चैप्टर में
कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन के साथ जाता था या ऑक्सीजन के साथ, जल्दी बताओ पिछले चैप्टर में, अगर ये एलिमेंट पी ब्लॉक का पढ़ाया था एक दिन मैंने। कोई एलिमेंट अब फ्लोरीन के साथ बताया था, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन इज, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छीनता है, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता। दोनों के साथ ही हायर में जाता है, लेकिन उनमें भी ज़्यादा हायर फ्लोरीन के साथ जाता है। किसमें? पी ब्लॉक में। लेकिन अगर एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल है तो वो फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ वो इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। कौन? ट्रांजिशन मेटल। तो फंस गया ना, बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। दोनों का साथ में नहीं आता, बस अलग अलग आता। जब इसका आता तो क्या कह देंगे जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जब इसका आता है तो फंस गए। फोकलन तो पता है ना, तो है तो वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन एफ से तो भाई तू कमी है। तो अब यहाँ तो कहा, यहाँ तो लिखा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ क्या लिखना? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स। ये देखो बदमाशी इसकी। ये एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन छीनता? 2, -2 बनता है ना ये। और ये अब ये प्योर इनऑर्गेनिक की बदमाशी है नहीं भाई, यही बात है तो फिर यहाँ भी यही लगाओ। चुप, कोई जवाब नहीं, सांस नहीं आ रहा है इसे। बस यहाँ जब कह रहा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए फ्लोरीन के साथ हायर में चले जाते हैं ज़्यादा। और यहाँ ऑक्सीजन एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन लूटता है ना अपने आप -2 बनने के लिए दूसरे के, इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें? फ्लोराइड से भी ज़्यादा किसमें? ऑक्साइड्स में। बोलो आया क्या? फ्लोरीन क्या नहीं आया मैडम इसमें बताओ? फ्लोरीन एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन छीनेगा और ऑक्सीजन एक बार में कितने छीनेगा? तो ज़्यादा बढ़िया कौन लूट लेगा, इसका मतलब इसे फ्लोरीन या ऑक्सीजन। तो इसलिए कह दिया जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स मिलेंगे ना कि फ्लोराइड्स। दूसरा कह देगा फ्लोराइड्स के केस में तो ये आयनिक नेचर के होंगे ज़्यादा, और आयनिक नेचर के होंगे तो F का साइज बहुत छोटा है। ये प्लस वाला आयन है, माइनस, तो जितना छोटा होगा ये डिस्टेंस कम होगा तो आयनेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में तो सॉलिड होता है, क्या देखेंगे? लैटिस एंथैल्पी। तो इन जनरल बात करें तो कि जी ये ट्रांजिशन मेटल जो हैं हेलोजेंस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनकी लैटिस एंथैल्पी बहुत हाई होती है। लेकिन अगर इन्वॉल्वमेंट ऑक्सीजन की भी आ जाए तो वहाँ पे तो ऑक्सो कंपाउंड अगर बन जाए तो और भी हायर स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक बार में 2 बॉन्ड बनाता। बेईमानी की भाषा समझ आ गई? भी है तो बेईमानी, लेकिन क्या करें अब। ध्यान, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन में दोनों, मैं इसलिए बोला ना, क्वेश्चन में दोनों एक साथ नहीं आए कभी कि ये फ्लोराइड्स में हायर की होते हैं और ये ऑक्साइड्स में हायर की होते हैं। वो आगे तो मैं भी नहीं लिख पा रहा हूँ, फिर मैं भी गोलमाल मचा के आऊँगा कि पी ब्लॉक वाले में कंपैरिजन नहीं आता ना, या तो खाली आएगा कि पी ब्लॉक वाले के हायर किस में है, फ्लोराइड्स में या ऑक्साइड्स में, या फिर क्या आता है ट्रांजिशन मेटल्स के फ्लोराइड्स में हायर है या ऑक्साइड्स में। तो बस मुझे इसके फेवर में बच जाना है कि जी ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स में हायर है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है और वो एक बार में 2 बॉन्ड्स बनाता, फ्लोरीन एक बार में एक ही बॉन्ड बनाता।
और अगर इसमें आ गया पी ब्लॉक में तो मैं सिर्फ वन साइडेडली क्या बचूंगा, फ्लोरीन के केस में हायर स्टेट्स हैं बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। बस अभी भी नहीं आया तो अब बोलो। या ये 3-4 मिनट का प्रवचन और देख लो, उसके बाद फिर से डाउट रेस हो फिर से पूछ लो। स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या कहता है, स्टेबल हैलाइड्स, छोड़ो ये बात, तो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन TiX4 VF5 CrF6। CrF6 में क्रोमियम +6 तक चला गया। अब Mn की हाईएस्ट स्टेट तो +7 है, अगर कल याद हो किस्सा लिख तो फिर इसका मतलब MnF7 बनना चाहिए था, +7 हो जाएगा या नहीं, लेकिन MnF7 नहीं है, कौन है, MnO3F है। तो 3 to the 6 -6 और -1 मिला के +7, तो Mn+7 आने तक किसका सहारा लेना पड़ गया, तो +7 स्टेट ऑफ Mn इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड, सिंपल हैलाइड में नहीं है, बट किस में है, MnO3F में है। तो द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू, और फ्लोरीन के फेवर में जब बजना है, क्यों बताया अभी, हायर लेटिस एंथैल्पी, क्योंकि F नेगेटिव का साइज छोटा है, तो Q1 Q2 के बीच का R सबसे छोटा कब होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में फ्लोरीन में। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा तो मेटल का और F का बॉन्ड सबसे छोटा होगा फ्लोरीन के केस वजह से। तो और हायर बॉन्ड एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट, तो अगर कोवेलेंट है तो MF बॉन्ड की एंथैल्पी ज़्यादा है, और अगर आयनिक है तो लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है। रीजनिंग समझ आई दोनों की। अब ये बात तो थोड़ी सी खो गई बीच में फिर से, तो ये क्या है, अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स इज देयर इंस्टेबिलिटी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो है ही फ्लोराइड्स के केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्टेबल नहीं होगी, कौन सी स्टेबल होगी, हायर ही होगी। अब ये क्या किस्सा है उस पर अभी आते हैं, पहले ये देखो यहाँ पे, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स कंसाइड्स विद ग्रुप नंबर अप टू Mn2O7। याद आ गया कुछ, कुछ नहीं याद आया। स्कैंडियम की हाईएस्ट +3 थी, इसका ग्रुप नंबर भी 3 था, ये लिखा हुआ है। टाइटेनियम की हाईएस्ट +4 थी, ग्रुप नंबर भी 4 था, ये बात कहाँ तक थी, Mn तक थी या नहीं थी। तो वही बात तो बोली उसने दोबारा से, जो हम उड़े उड़े से हो गए एकदम से। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स कंसाइड्स विद ग्रुप नंबर एंड इज अटेन्ड कहाँ, स्कैंडियम ऑक्साइड से लेके, बोलो हो गया कि नहीं। फिर ये वो वाला बात जो बोर्ड में आ गई, जो अभी सुना रहा था, ये बीच का किस्सा छोड़ छाड़ दो, सिर में दर्द के सिवा कुछ नहीं, फिर भी रीडिंग लगानी हो लगा लेना। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो गई, क्यों, 10 हाईएस्ट Mn फ्लोराइड MnF7 नहीं है, MnF4 ही है बस। वेयर एज हाईएस्ट ऑक्साइड Mn2O7, याद आया पीछे भी क्या था जब कहा था ये आयनिक नहीं है, कोवेलेंट है, जब ये बात आई बेसिक नहीं है, ये एसिडिक है, याद आ गए। तो ये है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू एटम्स एक्सप्लेन्स इट्स सुपीरियरिटी। डबल बॉन्ड की जगह क्या बड़बड़ आ गया, बस सीधा चुपके से, हाँ या नहीं, बदमाशी है प्योर। अब जबरदस्ती इसके फेवर में कुछ ढूंढ के लाना था ना,
कि MnF7 नहीं बना बल्कि Mn2O7 तो बन गया, कि जी सुपीरियरिटी क्यों हो गई, कि जी ये ऑक्सीजन जो है मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। अजीब आदमी। बोलो अब क्या करें सर, बेईमानी है तो है, अब क्या करें। अब कोई टीचर इसे बेईमानी कह के पढ़ा रहा, कोई नहीं पढ़ा रहा। अब इससे बड़ी बेईमानी सीखो। हाँ बोलो मैडम। क्वेश्चन ऐसे आया कि इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर इन केस ऑफ देयर ऑक्साइड्स एज कंपेयर टू देयर फ्लोराइड्स। तो क्या जवाब? बिकॉज ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स ड्यू टू विच इट इज सुपीरियर एज कंपेयर टू फ्लोरीन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, Mn2O7 तो है लेकिन MnF4 नहीं है, MnF7 नहीं है, बताओ क्यों? तो फिर से वही एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल टू मेक इट सुपीरियर। अब आ गया मैडम। अब इससे भी बड़ी बेईमानी देखो। बस मैं बेईमानी कर करके पढ़ाता हूँ इसलिए आपका विश्वास थोड़ा और कम रह जाता है, जबकि विश्वास बढ़ना चाहिए कि भाई क्वेश्चन तो हिला ही आएंगे। मैं आपको रिसर्च करने को थोड़ी कह रहा कि हमें रिसर्च करनी, हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा रिसर्च करने में, तो बेईमानी है। हमें तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से मतलब हो रहा ना कि हमारा पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा नहीं हो रहा फिलहाल। हाउ शुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर? तो इन सब में इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है क्या? ये कह रहा है क्या? बता दिया क्या इसने पहले ही? तो एक तरीका तो था, क्या था, मैं इसमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालता, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता, और फिर बाद में वो Mn2+ बन रहा होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता कि देखो ये से हो गई इसलिए हो गया खटपिट। कुछ नहीं, बदमाशी। ये सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता क्यों है? हंसी आएगी। क्योंकि इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होगा? इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। इन तीनों की जो रिड्यूस फॉर्म है उनमें से इसकी रिड्यूस फॉर्म, तो फिर तो बोले जी बताओ ये तो डंकी है, ये हॉर्स है, ये एलिफेंट है, बताओ ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? उसने बता दिया, घोषणा कर दी रिड्यूसिंग एजेंट है सबसे बढ़िया। तो क्या आंसर दे दूं? क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म मोस्ट स्टेबल है अमंग दिस। नहीं आगे बदमाशी करनी, ऐसी बदमाशी करने में तो पक्के दिमाग भी नहीं मारना। अब देखो आंसर पढ़ के, मैं बहुत झूठ बोल रहा हूँ तो। इसकी रिड्यूस फॉर्म मोस्ट स्टेबल है, इसकी उससे कम स्टेबल है, इसकी रिड्यूस फॉर्म उससे कम स्टेबल है। नहीं आया। अब 8.5 क्वेश्चन देखो। How would you account for the irregular variation of ionization enthalpies in the first series of transition metals? तो फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल की डेल्टा EH, अचानक बीच में खाली डेल्टा EH का क्वेश्चन डाल दिया। इरेगुलर क्यों है? तो आप क्या कहोगे? बीच बीच में जहाँ हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाते होंगे, या तो एटम का, या एटम का आयन लूज करने के बाद मेटल आयन का, वहाँ एबनॉर्मल वैल्यू हो जाएगी। नहीं, जहाँ यही हाफ फील्ड है उसकी डेल्टा EH हाई हो जाएगी, और जहाँ ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड है वहाँ उस केस में इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो जाएगी। क्या कहेगा? सस्ते में हटा दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लुटाने के बाद में हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो रहा हूँ। बोलो तो आ गया जवाब या नहीं आया? ओके, फिर से ही जीरो आ गया। जान ही लेगा कि भाई हमारी तू कितनी जीरो पढ़ाए। अभी M2+/M की कराई थी, फिर M3+/M2+ की करा दी, अब फिर से आ गया। अब इन जनरल E0 वैल्यूज छोटी होंगी ना इनकी। इन जनरल ट्रांजिशन मेटल्स कॉपर सिल्वर गोल्ड छोड़ दे तो बाकी सारे हाइड्रोजन के ऊपर ही है ना। तो इसका मतलब हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव है मतलब प्लस बनना चाहते हैं, इसका मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है।
अब इसकी रीडिंग लगा लेना, जिन्हें लगानी हो, ऑब्जेक्टिव वाले तो ज़रूर लगा लेना। काम की बात इसमें सिर्फ इतनी सी है, मेरे थ्योरी के पेपर के लिए तो स्पेशली। E0 वैल्यूज़ कौन से कपल की, जो मैं आपको बदमाशी पीछे सिखा के आया था, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर E0 वैल्यू के हिसाब से जो Mn3+ है, CO3+ है, कैसे तो पढ़ लिया था ना, ये CO2+ बनना चाह रहा था, क्यों? हाफ फिल्ड हो जाएगा। CO2+ में वो किस्सा नहीं बैठेगा, तो या तो इसमें T2G5 का किस्सा बन रहा होगा, या क्या कह देंगे वो नहीं बन रहा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का किस्सा बन रहा होगा। द आयंस Ti2+ V2+ आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये तो हाइड्रोजन ही रिप्लेस कर देता है। अच्छा भाई, तो ये तो पीछे भी कहीं पढ़ा था। क्रोमियम की मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है, +3 या नहीं? जब इस पे नेट पेयर इफेक्ट काम नहीं कर रहा था, याद करो। तो ये फिर रट्टाफिकेशन बेस्ड बात कि Mn3+ और Cobalt3+ तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और यहाँ ये 2+ 3+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपको जी हमें नहीं समझ आया तो बोल तो दिया, इनकी जब रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे, यानी ये +3+3+3 बन रहे होंगे, तो इनकी +3 वाली स्टेट्स ज़्यादा स्टेबल होंगी। अब ज़्यादा स्टेबल क्यों होंगी, यानी उनमें या तो T2G3 या T2G6 या D5 या D10 बन रहा होगा, और वो सब भी नहीं बन रहा होगा, तो उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होगी। हाँ या नहीं? अब देखो 8.6 बोर्ड के पेपर में जू का तू क्वेश्चन 2 बार आ चुका, ये पूरा डाटा छपा हुआ, और आंसर पढ़ने से पहले जवाब दो। मैंने आपको बेईमानी सिखा दी क्या? +2 है, ध्यान देना, मेटल से। तो क्या क्या खर्चे हो रहे होंगे, एक तो डेल्टा IH का, एक डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 का, और एक डेल्टा हाइड्रेशन H की कमाई हो रही होगी। तो इनकी वैल्यूज़ अब नॉर्मल होंगी ना, कभी कोई सी ज़्यादा हो जाती होगी, कभी कोई ज़्यादा हो जाती होगी, तो इनका नेट इफेक्ट कभी ज़्यादा कभी कम, यानी इनकी नेट E0 वैल्यू कभी ज़्यादा कभी कम। तो पढ़ के देखो, यही है, कुछ और है, इसने खा गया थोड़ा सा, इतना नहीं बताया। इसको डेल्टा सब्लिमेशन H भी कहते हैं क्या? तो वो इसको तो खा गया, बस इसकी टर्म्स में आंसर दे रखा। आप चाहो तो आंसर में ये भी ऐड कर दो, चाहो तो। इर्रेगुलर वेरिएशन, कितना बड़ा बदमाश, इनकी डेल्टा रिजल्ट में इर्रेगुलर वेरिएशन है, और ऑल्सो सब्लिमेशन एंथैल्पी में भी इर्रेगुलर वेरिएशन है। बीच में वैनेडियम एंथियम का स्पेशली छाप दिया कि मैंगनीज और वैनेडियम में इनकी मोस्ट नेगेटिव आ रही ना, इनकी मोस्ट नेगेटिव आ रही है ना E0 वैल्यू, तो इसका मतलब ये ईजिली M2+ बनते होंगे। छोटी वैल्यू मतलब ईजिली ऑक्सीडाइज होंगे। तो ईजिली M2+ क्यों बनते होंगे, क्योंकि इनकी, हम तो सोच रहे थे इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी बहुत, इसने क्या कर दिया, इनकी सब्लिमेशन एंथैल्पी लो है। तो रट लेंगे इनमें अब 2 केस बस, कि वैनेडियम और नोट बना लो अपने पास। वैनेडियम और Mn के केस में डेल्टा सब H लो है। निकल की याद करो, निकल 2+ की भाई लिखना यहाँ ऐड कर दे, निकल 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी आई है, इसलिए इसकी E0 वैल्यू अब नॉर्मल हो गई, इसकी सबसे छोटी है ना। बोलो, यहाँ तो ये भी ऐड कर सकता है, यहाँ पे मैं नहीं करा मर्जी, तो मैं ये भी क्यों ऐड करूँ फिर? मैं तो कह लूँ इन तीनों का नेट इफेक्ट से E0 वैल्यू डिटरमाइन होती है, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो रेगुलर ट्रेंड नहीं शो कर रही, इसलिए नेट E0 वैल्यू रेगुलर है। नहीं लिख सकता ये आंसर? बोलो। अब एग्जाम्पल 8.7 देखो, E0 वैल्यू इस कपल की मच मोर पॉजिटिव है इन दोनों कपल से। तो क्या ये कैसा है? तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने ना ये हाफ, ना ये हाफ, ना ये हाफ, ना ये हाफ, ना ये फुल, ना ये फुल, इसलिए इसकी वैल्यू
जो क्वेश्चन में क्या लिखी है, मोर पॉजिटिव। अच्छा जी, मोर पॉजिटिव है, पढ़ लो नीचे, नहीं तो नहीं सही, नहीं लिखा। D5 ज़्यादा स्टेबल है तो डी बोलो। किसकी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट आंसर देना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। आप दे दो जी, ये T5 है इसलिए ये +3 बनना पसंद, +2 से +3 बनना पसंद, +2 से +3 बनना पसंद नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो इसलिए जीरो वैल्यू पॉजिटिव है। मैं दूसरी तरह बोल दूँ, पसंद नहीं करेगा यानी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्साइज नहीं होगा यानी रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा तो वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी, बड़ी हो जाएगी ना। जब पसंद नहीं करते थे, कॉपर Cu2+ बनना पसंद नहीं कर रहा था इसलिए तो उसकी जीरो वैल्यू पॉजिटिव थी। आ गया। अब इंटेक्स क्वेश्चन देखो। मैडम आप जो कह रही थी क्वेश्चन कैसे आएगा वंशिका बिरला जी, अभी वो नहीं आया एग्जैक्टली। वाई इज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एग्जिबिट इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली। अभी तो बोला दोनों के फेवर में बोल दो कि जी ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ठीक है। और वहां अगर वो कहते डोमिनेंट फ्लोराइड्स में ज़्यादा क्यों ऑक्साइड से, तो वो वाली लाइन आ जाएगी। अब विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, फंस गए। यानी खुद क्या होना है, ऑक्सीडाइज। तो हमें पता है Cr3+ मोर स्टेबल फ्रॉम क्रोमियम किया है, नहीं जब पढ़ा था CrO3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भी Cr3+ पे आके रुकता है क्योंकि ये तो +6 है। फिर K2Cr2O7 में भी वो +6 है और किस में आके रुकता है, तो इसलिए स्ट्रॉन्गर कौन होगा, बोलो। अब हम फंस जाएंगे क्योंकि Fe2+ Fe3+ के हिसाब से चलेंगे तो Fe3, हाँ बता रहा हूँ ना मैडम, आ रहा हूँ। Fe3+ में क्या हो जाएगा, D5। तो ये तो Fe3+ बनने को बेचैन होना चाहिए। और Cr3+ में क्या T2G3 बनता है, देखना सोच के, या इसमें T2G3 होता। क्रोमियम में 3D5 4S1 होता है, तो हम फंस गया नहीं, बढ़िया वाला ढूंढ के केस वो बना दिए। इसमें तो T2G3 हाफ फील्ड बन रहा और इसमें +3 बनने पे D5 हाफ फील्ड बन रहा। अब किसे जिताएं, किसे जिताएं, तो अब याद करें, बेईमानी करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं Fe2+ नाम की चीज़ों को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया था क्या, सब में क्रोमियम वालों को किया था, और क्रोमियम ज़्यादा खुशहाल किसमें था, +3, यानी क्रोमियम ज़्यादा बेचैन रहता +3 बनने के। तो Y के नाम पे आप बदमाशी कर सकते हो जी। Cr एक तो जो गोलमाल करके पेपर वाला तो बोर्ड में मार्क्स दे ही देगा इतनी बात पे। T2G3 इज मोर स्टेबल, समझ गए, बिना रीजन के T2G3 इज मोर स्टेबल इन ऑर्डर टू ट्रेन T2G3 मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और साथ में नहीं तो ये रट्टाफिकेशन की वैल्यू है, जिनमें दम हो रटने का रट लेना। ये तो किसमें है, यानी Fe2+ ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बनना चाह ही नहीं रहा, प्लस में है तो।
और ये नेगेटिव में, यानी Cr2 प्लस ऑक्सीडाइज होना चाह रहा, तो सपोर्टेड बाई जीरो वैल्यू भी कर सकते हो वाई में। है तो बदमाशी, हालांकि वाई में तो रीजनिंग देनी चाहिए थी। बढ़े।